फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए जो टॉपिक है उसका नाम है राजस्थान उच्च न्यायालय। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखना। हमारी चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करना, ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना सके दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय है दोस्तों, उसका उल्लेख भाग 6 में है। राजस्थान उच्च न्यायालय है दोस्तों, उसका उल्लेख भाग 6 में है। और दोस्तों, अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 214 से लेकर 237 तक दोस्तों इसी में उल्लेखित है। राजस्थान उच्च न्यायालय का उल्लेख दिया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 214 से लेकर दोस्तों 237 तक। और दोस्तों, अब चलते हैं अनुच्छेद 214 की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले अनुच्छेद 214 कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। दोस्तों, यह प्रावधान है। अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन दोस्तों, दो या दो से अधिक राज्यों में भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये प्रावधान है अनुच्छेद 231 में। दोस्तों, 231 कहता है दोस्तों कि दो या दो से अधिक राज्यों में भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है। और उसका उदाहरण है सबसे बड़ा दोस्तों, पंजाब और हरियाणा में एक ही उच्च न्यायालय है। चलिए दोस्तों, इसके आगे है राजस्थान में उच्च न्यायालय का गठन। तो दोस्तों, राजस्थान में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? सबसे पहले हुआ था दोस्तों 29 अगस्त 1949 को। कब हुआ था? 29 अगस्त 1949 को। कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ दोस्तों। 29 अगस्त 1949 को ध्यान रखना, जयपुर में हुआ था। 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ था। और उद्घाटन किया था दोस्तों सवाई मान सिंह जी ने। उद्घाटन किया था सवाई मान सिंह जी ने। और मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों कमलकांत वर्मा। तो उद्घाटन किसने किया था? सवाई मान सिंह ने दोस्तों, ध्यान रखना। राजस्थान के उच्च न्यायालय का गठन 29 अगस्त 1949 को, और उद्घाटन किया था दोस्तों सवाई मान सिंह ने। सवाई मान सिंह ने दोस्तों। और अगर बात करें हम कि इनके जो अध्यक्ष कौन थे, या चीफ जस्टिस कौन थे, या मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे दोस्तों कमलकांत वर्मा। कौन थे? कमलकांत वर्मा। इनका नाम भी दोस्तों ध्यान रखना, कमलकांत वर्मा। फिर चलते हैं दोस्तों, वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? अगर वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश पूछे तो दोस्तों हमें बताना है इंद्रजीत मोहंती, जो 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इंद्रजीत मोहंती, इंद्रजीत दोस्तों, इंद्रजीत हैं वर्तमान में जो 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इंद्रजीत मोहंती। लिखना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, पेन ऐसे ही चल रहा है क्योंकि इस पे लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं आगे दोस्तों, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ कहाँ है? राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ कहाँ है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ दोस्तों जोधपुर में, हम सभी को पता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ कहाँ है? जोधपुर में। और कब बनी थी दोस्तों? यह भी ध्यान रखना आप, स्थायी पीठ जोधपुर 1977 में। 1977 में बनी थी दोस्तों। और इसके अलावा एक याद रखने वाली बात यह है कि सत्यनारायण राव समिति है, उसकी सिफारिश के आधार पर 1958 में दोस्तों ये उच्च न्यायालय है जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया। और इसका 1977 में ये स्थायी पीठ बन गई, जोधपुर में स्थापित हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले राजस्थान उच्च न्यायालय का गठन कहाँ हुआ? 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ था। लेकिन 1958 में सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर उच्च न्यायालय जोधपुर हस्तांतरित कर दिया गया। और दोस्तों, ये जोधपुर है 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ बन गई। और दोस्तों, खंडपीठ की बात करें तो खंडपीठ है जयपुर में। खंडपीठ कहाँ है? जयपुर में। और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 31 जनवरी 1977 को। यह ध्यान रखना, कब हुई? 31 जनवरी 1977 को। 31 जनवरी 1977 को दोस्तों जयपुर खंडपीठ बन गई। 1977 में ही तो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना हुई। और 31 जनवरी 1977 को दोस्तों खंडपीठ की स्थापना हुई, और खंडपीठ है जयपुर में। तो अभी फिलहाल पूछे दोस्तों तो जयपुर है वो खंडपीठ है। और सबसे पहले पूछे तो दोस्तों जयपुर में ही राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों, वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? यानी एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके अलावा न्यायाधीश होते हैं। तो ये संख्या कितनी है दोस्तों? तो वर्तमान की बात करें तो 50 है दोस्तों।
वर्तमान में 50 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश दोनों की संख्या 50 है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, सर्वाधिक लंबी अवधि तक पदासीन मुख्य न्यायाधीश कौन है? सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले दोस्तों वो हैं कैलाशनाथ वांचू। कैलाशनाथ वांचू मुख्य न्यायाधीश थे, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू, जो सबसे लंबी अवधि तक राजस्थान उच्च न्यायालय में रहे थे दोस्तों, कैलाशनाथ वांचू। तो इसका नाम ध्यान रखना दोस्तों, कैलाशनाथ वांचू, जो सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले भारत राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कैलाशनाथ वांचू दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 215 आता है, अनुच्छेद 215 दोस्तों। तो अनुच्छेद 215 में क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 15 बताता है कि अभिलेख न्यायालय होता है, प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है दोस्तों, इनकी जो गवाही है या साक्ष्य है वो मानी जाएगी। अगर साक्ष्य की बात करें दोस्तों, साक्ष्य के तौर पर ये काम आते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम कि साक्ष्य के तौर पर इनकी माना जाता है। अगर कोई कोर्ट दोस्तों फैसला सुनाता है और ऐसा ही फैसला दोबारा सुनाने की नौबत आ जाए तो उसको साक्षी मानकर वो फैसला दे सकती है कोर्ट दोस्तों। तो अनुच्छेद 215 अभिलेख न्यायालय है, यानी प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, यानी इनके निर्णय है वो साक्षी के तौर पर काम करेंगे दोस्तों। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 216 दोस्तों, उच्च न्यायालय का गठन। याद रखना, उच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में प्रावधान में है? अनुच्छेद 216। इसके अलावा दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या है वो भी राष्ट्रपति निर्धारित करता है, इसके तहत ही अनुच्छेद 216 के तहत दोस्तों संख्या कितनी है न्यायाधीशों की, इसकी ये करता है तय दोस्तों राष्ट्रपति। संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों राष्ट्रपति का नाम याद रखना आप। अनुच्छेद 216 इसमें उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है और दोस्तों राष्ट्रपति है वो इनकी संख्या निर्धारित करता है कि इस कोर्ट में कितनी संख्या होनी चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नियुक्ति। अनुच्छेद 217 एक नियुक्ति। नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है दोस्तों। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसकी? मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन दोस्तों इतना ध्यान रखना कि अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय और दोस्तों मुख्य न्यायाधीश व कॉलेजियम के सहयोग से दोस्तों। तो नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो या न्यायाधीश हो। तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है, किसके परामर्श से? उच्चतम न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश, कॉलेजियम और राज्यपाल के परामर्श से। और अगर बात आए दोस्तों अन्य न्यायाधीश, अगर अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़े तो अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का परामर्श भी लेता है, राज्यपाल का परामर्श भी लेता है दोस्तों। इसके अलावा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है उसका परामर्श लेता है। फिर चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 217(2), अनुच्छेद 217(2), जिसमें दोस्तों योग्यताएं दी गई है। योग्यताएं आपको सभी को पता है कि वह भारत का नागरिक हो, इसके अलावा 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो दोस्तों, यह भी ध्यान है। 10 वर्ष न्यायिक पद धारण किया हो, 10 वर्ष तक उसने न्याय के क्षेत्र में काम किया हो, वकालत की हो। उसके अलावा 2 या 2 से अधिक न्यायालय दोस्तों उसमें लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, 10 वर्ष ही अधिवक्ता रहा हो, ये इसमें योग्यता होनी चाहिए। ये योग्यता होनी जरूरी है, तभी दोस्तों वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, मुख्य न्यायाधीश बन सकता है। और दोस्तों इनका कार्यकाल है, अगर बात करें कार्यकाल की तो दोस्तों शुरुआत का कार्यकाल है उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन दोस्तों कितने काल तक रह सकता है? वो है दोस्तों 62 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है दोस्तों, 62 वर्ष, 62 ईयर्स। फिर आता है उच्च न्यायालय से संबंधित उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना। दोस्तों जो उच्च न्यायालय से संबंधित उपबंध है, निर्देश हैं, वही उच्च न्यायालय से संबंधित निर्देश है दोस्तों। तो अनुच्छेद 124 के खंड 4 और 5 में ये उपबंध किया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 124 है उसके खंड 4 और 5 में ये उपबंध किया गया है कि जो निर्देश उच्चतम न्यायालय के प्रति हैं वही निर्देश
उच्च न्यायालय के प्रति होंगी। यानी कोई काम उच्चतम न्यायालय पर डिपेंड है तो वही काम उच्च न्यायालय पर भी डिपेंड होगा दोस्तों। तो उपबंध जो उच्चतम न्यायालय से संबंधित हैं वही उच्च न्यायालय से संबंधित होंगे। अनुच्छेद 219 दोस्तों, शपथ। उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? तो वो दिलाते हैं राज्यपाल। इतना ध्यान रखना, शपथ है वो राज्यपाल दिलाते हैं। लेकिन अगर बात करें दोस्तों त्याग पत्र की, तो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। त्याग पत्र किसको देते हैं दोस्तों? त्याग पत्र राष्ट्रपति को। त्याग पत्र कर देते हैं दोस्तों राष्ट्रपति को। तो शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है, या राज्यपाल के द्वारा कोई भी नियुक्त व्यक्ति है वो भी शपथ दिला सकता है। लेकिन त्याग पत्र है दोस्तों वो राष्ट्रपति को ही दिया जाता है। इतना ध्यान रखना, त्याग पत्र किसको दिया जाता है? राष्ट्रपति को। शपथ राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त व्यक्ति, और त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। उसके बाद है कार्यकाल समाप्त हो जाने पर सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। दोस्तों कहाँ वकालत कर सकता है? ये दिया है कि कार्यकाल समाप्त हो गया तो वो कहाँ वकालत कर सकता है दोस्तों? वो कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है, यानी उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। अब आती है वेतन की बात दोस्तों। अगर वेतन की बात करें तो राजस्थान उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश का वेतन है दोस्तों 2.5 लाख रुपए। अगर मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो 2.5 लाख रुपए है दोस्तों। और अगर दोस्तों बात करें अन्य न्यायाधीशों की तो वो हैं 2.25 लाख रुपए, 2,25,000 रुपए अन्य न्यायाधीशों को मिलते हैं दोस्तों, 2,25,000 रुपए। तो वेतन ध्यान रखना, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनको दोस्तों वेतन मिलता है 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए, और अन्य न्यायाधीश है उनको मिलता है 2,25,000 रुपए। अब आता है बात दोस्तों स्थानांतरण। तो अनुच्छेद 222 ये ध्यान रखना, स्थानांतरण से संबंधित अनुच्छेद 222 में दोस्तों स्थानांतरण है वो राष्ट्रपति करता है। यानी राजस्थान उच्च न्यायालय है उनके मुख्य न्यायाधीश है या न्यायाधीश हैं तो उनका स्थानांतरण दूसरे कोर्ट में करना हो तो दोस्तों ये काम राष्ट्रपति ही करता है। तो ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 222 स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, इनका स्थानांतरण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर आता है दोस्तों 226, अनुच्छेद 226 याचिका। याचिका में क्या होता है कि दोस्तों जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश रिट है, प्रतिषेध रिट है, उत्प्रेषण रिट है, अधिकार पक्ष है, इनसे संबंधित दोस्तों ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। उसके अलावा अगर मौलिक अधिकारों के लिए कोई लेख, आदेश और निर्देश जारी किया जाता है तो वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत किया जाता है, और ये सुप्रीम हाई कोर्ट से संबंधित है दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय का अधिकार है कि वह किसी पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध रिट जारी कर सकता है, और मौलिक अधिकारों के लिए दोस्तों लेख, आदेश, निर्देश जारी कर सकता है। ये अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। फिर आता है दोस्तों अनुच्छेद 227 में है प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था दोस्तों इसका काम है रजिस्ट्रार का। प्रशासनिक व्यवस्था है वो छोटी कोर्ट हो, मुंसिफ कोर्ट हो या हो राजस्थान उच्च न्यायालय, तो दोस्तों उसमें ये प्रशासनिक कार्य है वो रजिस्ट्रार के द्वारा किए जाते हैं। तो प्रशासनिक कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? रजिस्ट्रार के द्वारा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान उच्च न्यायालय हो या छोटी कोर्ट हो, मुंसिफ कोर्ट हो, तो उसमें जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसका कार्य रजिस्ट्रार के द्वारा किया जाता है। फिर चलते हैं दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो दोस्तों जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 233 ध्यान रखना दोस्तों, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है अनुच्छेद 233 के अंतर्गत। दोस्तों जिला न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करता कौन है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 233(1) के अंतर्गत 233(1) के अंतर्गत दोस्तों राज्यपाल करता है। 233(1) के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है दोस्तों। वो किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है दोस्तों राज्यपाल। ध्यान रखना, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और दोस्तों अगर 233(2) की बात करें, हम अनुच्छेद 233(2) की बात करें तो दोस्तों ऐसे आदमी को भी जिला मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है अगर उसकी नियुक्ति की सिफारिश उच्चतम न्यायालय ने की हो दोस्तों, या उच्च न्यायालय ने की हो। अगर उच्च न्यायालय किसी की सिफारिश करता है कि इसको आप
न्यायाधीश बनाइए तो दोस्तों कम से कम 7 वर्ष का अधिक वक्ता का अनुभव होना चाहिए, और जो पहले से किसी सेवा में नहीं है उसको न्यायाधीश बनाया जा सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय का परामर्श होना चाहिए। 2 बातें विशेष आवश्यक है दोस्तों। अनुच्छेद 233(2) के अंतर्गत 2 बातें विशेष रूप से आवश्यक हैं कि एक तो उच्च न्यायालय की सिफारिश हो और 7 वर्ष का अधिवक्ता अनुभव हो, तो ऐसे व्यक्ति को न्यायाधीश बनाया जा सकता है दोस्तों जो राज्य सेवा में पहले से नहीं है। अगर बात करें 234 की दोस्तों, 233, 34 ये जिला न्यायाधीशों से ही संबंधित है दोस्तों। 234 की बात करें तो जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है अगर उसकी सिफारिश आरपीएससी या उच्च न्यायालय के परामर्श ने दी हो। तो आरपीएससी या उच्च न्यायालय के सिफारिश के आधार पर अनुच्छेद 234(2) के अंतर्गत दोस्तों हम जिला न्यायाधीश से भिन्न व्यक्ति है उसको जिला न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको हल करने हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? तो यह प्रावधान है अनुच्छेद 214, हमने पढ़ा है दोस्तों। अनुच्छेद 214 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन अनुच्छेद 231 यह कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है दोस्तों। पंजाब हरियाणा में एक ही उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। राजस्थान में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? तो राजस्थान में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन दोस्तों 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ था। 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ था दोस्तों। हमने पढ़ लिया 29 अगस्त 1949 को जयपुर में हुआ था। उसके बाद है दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया? तो दोस्तों ये थी, इसका नाम याद रखना आप, सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति है दोस्तों। ये समिति बहुत पूछी जाती है, तो दोस्तों इस समिति का नाम है सत्यनारायण राव समिति। सत्यनारायण राव समिति है दोस्तों। इसकी सिफारिश पर 1958 में उच्च न्यायालय जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। पहले 29 अगस्त 1949 को दोस्तों जयपुर में बना था, लेकिन 1958 में सत्यनारायण राव समिति है उसकी सिफारिश पर जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। दोस्तों जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना राष्ट्रपति ने कब की? तो ये दोस्तों 1977 में की थी। कब की थी? 1977 में जोधपुर है उसको स्थायी पीठ बना दिया गया दोस्तों, और 1977 में ही खंडपीठ की स्थापना हुई दोस्तों। तो जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थायी पीठ की स्थापना कब हुई? 1977 में हुई दोस्तों। और राजस्थान में उच्च न्यायालय खंडपीठ की स्थापना कहें तो ये हुई थी 31 जनवरी 1977 को। 31 जनवरी 1977 को जयपुर में हुई थी दोस्तों। 31 जनवरी 1977 को जयपुर में। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो ये भी हमने पढ़ा था। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों में वर्तमान संख्या की बात करें दोस्तों 50 है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 50 है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक काल तक पदासीन मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? सर्वाधिक काल तक पदासीन व्यक्ति कौन रहे हैं? तो दोस्तों वो है कैलाशनाथ वांचू। सर्वाधिक काल तक पदासीन कैलाशनाथ वांचू। और अगर बात करें पहले की तो दोस्तों कमलकांत वर्मा थे। अगर वर्तमान की बात करें तो इंद्रजीत सिंह मोहंती हैं जो 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और सर्वाधिक काल की बात करें दोस्तों तो वो है कैलाशनाथ वांचू। कौन है? कैलाशनाथ वांचू। सर्वाधिक काल तक दोस्तों कैलाशनाथ वांचू रहे हैं। और अगर प्रथम की बात करें तो कमलकांत वर्मा थे। अगर वर्तमान की बात करें दोस्तों तो 37वां मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत सिंह मोहंती। अगर भारत की बात करें दोस्तों तो भारत में अभी 48वां सीजेआई बना है। 48वां सीजेआई यानी मुख्य न्यायाधीश बना है, और उसका नाम है दोस्तों नाथुलापति वेंकटरमन्ना। नाथुलापति वेंकटरमन्ना। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के भाग 6 में किन अनुच्छेदों में अधीनस्थ न्यायालयों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों संविधान के भाग 6 में, भाग 6 हमने पढ़ लिया कि किस अनुच्छेदों में अधीनस्थ न्यायालय है उनके गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके गठन की बात है तो ये अनुच्छेद है दोस्तों
233 से लेकर 237 तक, 233 से लेकर 237 तक इनके गठन का प्रावधान किया गया है दोस्तों। 233 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 233 से लेकर अनुच्छेद 237 तक है दो अधीनस्थ न्यायालय हैं उच्च न्यायालय के, उनके गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष स्तर पर संस्था है दोस्तों। न्यायिक व्यवस्था में शीर्ष स्तर पर संस्था कौन सी है, या तो उसको कह सकते हैं दोस्तों उच्च न्यायालय। अगर राजस्थान की बात है तो उच्च न्यायालय है, अगर भारत की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये है उच्च न्यायालय, जिसको हाई कोर्ट भी बोलते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय। उच्चतम सत्र पर उच्च न्यायालय। और निम्न सत्र की बात करें दोस्तों, निचले सत्र पर कौन सी है, तो वो है मुंसिफ मजिस्ट्रेट। तो इसका नाम भी ध्यान रखना दोस्तों, मुंसिफ मजिस्ट्रेट, मुंसिफ मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्यों में उच्च न्यायालयों की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार किसे है। तो राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना या उससे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार किसे है, तो दोस्तों ये है संसद को। इसका अधिकार सिर्फ संसद को है दोस्तों। इसको है संसद को परिवर्तन का अधिकार है, वो संसद को है। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना या उसे संबंधित व्यवस्था में परिवर्तन का अधिकार संसद को है दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उसकी नियुक्ति हमने बार बार पढ़ा है दोस्तों कि नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। हटा भी राष्ट्रपति सकता है, लेकिन सकता है नहीं दोस्तों, हटाता भी राष्ट्रपति है, लेकिन कदाचार का मामला होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों अगर शपथ की बात करें तो शपथ राज्यपाल दिलाता है या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति दिला सकता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उनकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति करता है। और ये न्यायाधीश है दोस्तों अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं, और राष्ट्रपति इनको पद से हटा सकता है अगर कोई कदाचार का मामला हो तो। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें दोस्तों तो वह भी राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन इसमें हमने एक चीज पढ़ी थी दोस्तों, अगर मुख्य न्यायाधीश है और इसकी नियुक्ति करनी है तो राष्ट्रपति सलाह किसकी लेगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार। तो सलाह के लिए दोस्तों एक तो सुप्रीम कोर्ट होता है, उनके जज है जो मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों उनकी, उसके अलावा कॉलेजियम, और उसके अलावा दोस्तों राज्यपाल की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। लेकिन अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है तो दोस्तों उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, उनकी सलाह भी ली जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि दोस्तों ये है, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो इनका कार्यकाल दोस्तों 62 ईयर्स होता है, 62 वर्ष होता है। 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं और उसके बाद इनको हटाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इनके वेतन और भत्ते। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन में दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए हैं दोस्तों। तो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं, कितने होते हैं, तो न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं दोस्तों वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं दोस्तों। और अगर बात करें तो मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2.5 लाख रुपए और अन्य न्यायाधीशों का वेतन 2.25 लाख रुपए होता है दोस्तों। और न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, ये ध्यान रखना दोस्तों। अनुच्छेद 220 के अनुसार कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद न्यायाधीश वकालत कर सकता है दोस्तों, हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। उसके बाद दोस्तों राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने समय के लिए कर सकता है, तो वह है दोस्तों 2 वर्ष के लिए कर सकता है। कोई अतिरिक्त न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कर सकता है दोस्तों वो 2 वर्ष के लिए, और ये अनुच्छेद 224 में उल्लेखित है दोस्तों, इसका भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 224 के अंतर्गत राष्ट्रपति है वो अन्य न्यायाधीश हैं या अतिरिक्त न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कर सकता है 2 वर्ष के लिए। उसके बाद दोस्तों किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों के मौलिक अधिकारों को लागू करने तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लेख आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है, ये हमने पढ़ा था दोस्तों अनुच्छेद 226 के तहत, यानी उत्प्रेषण रेट अधिकार पर था, ये सब उच्च न्यायालय काम में ले सकता है। आदेश मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए दोस्तों लेख आदेश और निर्देश भी जारी कर सकता है, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत कर सकता है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ध्यान रखना। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई, दोस्तों ये ध्यान रखना है भारत में सबसे पहले उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई। अगर आपको पता हो
तो आप बता सकते। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुई थी? 1862 ईस्वी में दोस्तों कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में हुई थी। कलकत्ता, उसके बाद मुंबई और उसके बाद दोस्तों मद्रास, जिसको चेन्नई भी बोलते हैं। तो केएमएम में हुई थी दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। और दोस्तों उसके बाद 1866 की बात कहें तो इलाहाबाद में। अगर 1866 की बात करें, ये तो 62 में हुई थी दोस्तों, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में। 1866 में दोस्तों इलाहाबाद में हुई थी, जो इलाहाबाद यूपी में है, इलाहाबाद में हुई थी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या दोस्तों 25 है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है दोस्तों? वो है 25। 25 क्यों है दोस्तों? तो क्यों है, इसका कारण ये है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है दोस्तों, तो अमरावती आंध्र प्रदेश है, वो 1 जून 2019 को अस्तित्व में आ गया, और इसी कारण वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है दोस्तों। पहले ये 24 थी। तो वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। पहले ये 24 थी। 25वां कौन सा है? अमरावती है दोस्तों। 25वां है अमरावती, ये ध्यान रखना, 25वां है अमरावती। और दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और ये कब आया था? 1 जून 2019 को दोस्तों, 1 जून 2019 दोस्तों, 1 जून 2019, इतना ध्यान रखना दोस्तों। ये है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसको ईमानदारी से पढ़ना दोस्तों। अपने आप ही ये 1-2 बार पढ़ने में, रीडिंग में याद हो जाएगा, और आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इससे गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।